53-54 सन में ये शूटिंग हुई थी, रंगीन रातें। तो रंगीन रातें शम्मी कपूर की पहली फिल्म थी। आज जो रानीखेत आप देख रहे हैं, जितना भी यहाँ नागरिक क्षेत्र है और जो हम लोग अभी आप मकान बना रहे थे कई पुराने, तो वो सब लीज पे है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो छावनी की प्रॉपर्टी है। अगर उसको चाहें तो वो कभी भी खाली करा सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप पे। अपनी चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं रानीखेत। एक छोटा सा हिल स्टेशन है अल्मोड़ा ज़िले का, उत्तराखंड में। और हमारे साथ हैं श्री विमल सती जी। पुराने पत्रकार रहे हैं, 30 साल से नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों में इन्होंने काम किया है। अभी वर्तमान में अपनी एक पत्रिका प्रकृत लोक नाम से उसके संपादक हैं। और रानीखेत की हिस्ट्री, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ बाग हैं, यहाँ हिमालय का पूरा व्यू दिखता है, जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम सर से पूछना चाहेंगे, पहले सर थोड़ा रानीखेत के बारे में बताइए उन लोगों को जो रानीखेत के बारे में इस तरीके से तो जानते हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, पर इसका एक हिस्ट्री क्या है, इस तरीके से आप बता सकें तो। देखिए, रानीखेत जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उपनिवेशवादियों ने इस शहर को बनाया है, बुना है पूरी तरीके से। 1869 में 1869 में इस रानीखेत को चयन किया गया। उससे पहले भी यहाँ पर जो आदिवासी थे, जो यहाँ पर आए गोरखाओं से, जब ब्रिटिश इनका युद्ध हुआ, उसके बाद जब गोरखा पराजित हुए, तब ये पूरे कुमाऊं में जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, तो कब्ज़ा होने के बाद रानीखेत को भी चुना गया अपने एक सैनिटोरियम के लिए। अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटिश जो सैनिक थे उनके आरामगाह के लिए, कि जो गर्मी से जो परेशान हो जाते थे, जो मैदानी क्षेत्रों में थे और बीमार हो जाते थे, तो उनके लिए एक सैनिटोरियम के रूप में रानीखेत का चयन किया गया। तो उसमें लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने कहा कि भाई इसका चयन करें। उसके बाद चयन होने के बाद रानीखेत ने धीरे धीरे यहाँ पे वो अपने संग फॉलोवर लेके आए। जो आज आप देखते हैं रानीखेत में जो भी नागरिक हैं, ये किसी न किसी रूप में उनके फॉलोवर के रूप में यहाँ पर आए, चाहे वो कोई भी काम करते हों, धोबी, नाई और भी बहुत छोटे छोटे कामों के लिए वो अपने साथ लेके आए। तो 1869 में यहाँ शुरुआत हुई इसकी। हालांकि उससे पहले आदिवासी जो थे, जो ब्रिटिश आदिवासी थे, वो रानीखेत आके जो अपना व्यापार करना चाहते थे, कुछ लोग यहाँ आ चुके थे। उनमें एक थे विलियमसन हेनरी ट्रुप जो थे, वो उन्होंने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे रानीखेत में। और काफ़ी उनके चौबटिया से होम फार्म से लेके काफ़ी दूर दूर तक उनका बागान था, एरिया था। तो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सोचा कि हम इसको एक ब्रिटिश छावनी के रूप में डेवलप करें, विकसित करें, तो उन्होंने सबसे पहले जो टाना, कोटुली, जो आसपास के गांव हैं, उनसे मात्र 13,000 कुछ सौ रुपये में ये अधिग्रहण किया इस ज़मीन का, उनको मुआवजा देके, रानीखेत का। हालांकि तब जंगल हुआ करता था। और धीरे धीरे यहाँ पर फिर बैरेक्स बनना शुरू हुए, धीरे धीरे बसाहट शुरू हुई। और जिस तरीके की आज बसाहट देख रहे हैं, चौबटिया से लेके माल रोड से रानीखेत तक, ये धीरे धीरे बंगले बने अधिकारियों के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, और एक छावनी के रूप में ये धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। तो 1869 इसकी जो है उत्पत्ति है इस हिल स्टेशन की, जिसको आरामगाह के रूप में। तब ये छावनी नहीं थी। आते थे उस समय ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर रहते थे, और होता ये था कि जो बैरेक्स थे उसमें वो गर्मियों में यहाँ से चले आते थे, वो बैरेक्स सब खाली हो जाती थी। जाड़ों में वो यहाँ नहीं रहते थे, और अप्रैल से यहाँ आना शुरू होते थे। तो एक तरीके का एक ऐसा स्टेशन था जहाँ यहाँ की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और यहाँ का जो वातावरण है, एक तरीके का समर बसाहट का शहर था, जो उनकी फैमिली को पसंद था, अंग्रेज़ों को पसंद था। लेकिन धीरे धीरे फिर इसको उन्होंने यहाँ पे सैनिकों ने यहाँ पे रहना शुरू किया। और बाद में जैसा आप जानते हैं, जो कुमाऊँ रेजिमेंट का आज ये मुख्यालय है, तो कुमाऊँ रेजिमेंट पहले अहमदाबाद जो निज़ाम की जो सेना थी, उसी का एक अंग थी। कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर उसका नाम नहीं था पहले। तो 1948 में जब यहाँ से बैरेक्स खाली होने शुरू हुए, अंग्रेज़ जाने लगे, और उसी दौरान कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर का भी गठन हुआ। और यहाँ पर कुमाऊँ रेजिमेंट के सैनिकों ने, जो सैनिक थे, उन्होंने आना यहाँ धीरे धीरे शुरू किया। और 1948 से यहाँ पर कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर, और बाद में कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर ने ही इसको नागा रेजिमेंट का भी सेंटर बनाया। तो आज इसको कहा जाता है कुमाऊँ एंड नागा रेजिमेंट का सेंटर। नागा रेजिमेंट का भी इसको सेंटर के रूप में यहाँ विकसित किया है। यहाँ सर 2 एरिया हैं, एक सिविलियन एरिया दिखता है हमको, एक कैंटोनमेंट एरिया दिखता है हमको। यहाँ एक बहुत फेमस गोल्फ ग्राउंड भी है, उसके बारे में आप थोड़ा बता सके तो। देखिए, आप जानते हैं कि जहाँ पर भी सेना होती है, और सेना के कुछ अनुशासन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं,
और सबसे बड़ी रानीखेत को लेके ये बात है कि रानीखेत के लोग जो अभिशप्त हैं, जो आज इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, दोयम दर्जे की नागरिकों की ज़िंदगी लोग कहते हैं, उसका कारण है 1924 का एक्ट। 1924 का जो छावनी एक्ट है, क्योंकि यहाँ छावनी परिषद है ब्रिटिश समय से ही, तो उसमें इतने जटिल प्रावधान हैं कि आप जैसे लैंड संबंधी अगर वो आप बात करें तो भूमि अधिनियम जो है इतना कठिन है कि आज जो रानीखेत आप देख रहे हैं, जितना भी यहाँ नागरिक क्षेत्र है और जो हम लोग अभी आप मकान बना रहे थे कई पुराने, तो वो सब लीज पे है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो छावनी की प्रॉपर्टी। अगर उसको चाहें तो वो कभी भी खाली करा सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े आर्मी को। तो ये लीज पे सब कुछ है। और इन चीज़ों को लेके जो जटिल प्रावधान हैं 1924 के एक्ट के, हालांकि संसद में 2006 में इसमें संशोधन करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें नागरिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। उसमें उन्हीं के अधिकार बढ़ा दिए गए, चाहे वो छावनी परिषद के सचिव होते हैं, जो अधिशासी अधिकारी, या आर्मी जो अफसर उसमें मेंबर्स होते हैं अधिकार, क्योंकि जो यहाँ का कमांडेंट होता है, जो यहाँ का मुखिया होता है पूरे स्टेशन का, आर्मी एरिया का, वही रानीखेत की छावनी परिषद का, आप देखते हैं ना जैसे नगर पालिका में चेयरमैन होता है, तो यहाँ का चेयरमैन वही होता है जो पीसीबी बोलते हैं उसको, तो जो वहाँ का अपना कमांडेंट होते हैं जो आर्मी के। तो यहाँ पर इस तरीके के, तो एक तरीके का रस्साकसी चली रहती है नागरिकों में और सेना के बीच में। वही आर्मी का जो आपने गोल्फ ग्राउंड की बात कही, तो गोल्फ ग्राउंड का मसला ये है कि पहले वो गौचर हुआ करता था, पहले वो गाय के चरने गए, जो उधर बनोलिया और गांव है तो उनका गौचर हुआ करता था। लेकिन कालांतर में हुआ क्या कि रानीखेत क्लब को उन्होंने वो मामूली लीज पे दे दिया। रानीखेत क्लब क्या जगह है? रानीखेत क्लब है रानीखेत में, माल रोड में, तो वो शुरू से ही ब्रिटिश समय से है। तो जैसे आपने नैनीताल क्लब देखा होगा, तो वैसे ही रानीखेत क्लब है और उसमें सारे मेंबरान, उसका भी अध्यक्ष चेयरमैन जो होता है वो कमांडेंट होते हैं, तो और कुछ नागरिक सदस्य भी उसमें होते हैं। तो हुआ क्या कि पहले उसमें नागरिक सदस्य हुआ करते थे, और नागरिक सदस्य हुआ करते थे, तो नागरिक सदस्यों से जब वो नहीं चल पाया और वो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चे होने लगे और नहीं चल पाया, तो उन्होंने आर्मी से रिक्वेस्ट की कि आप इसको चला लें। रानीखेत क्लब के ही अंतर्गत वो गोल्फ ग्राउंड भी आता है, तो स्वतः ही वो आर्मी के उसमें आ गया। जब रानीखेत क्लब आर्मी पे आ गया तो रानीखेत क्लब के साथ साथ गोल्फ ग्राउंड भी आ गया, और उन्होंने बड़ी चालाकी से अंदर ही अंदर उसको अपने जो जीएलआर होती है कैंट की, या उसमें अपने नाम करा लिया। अपने नाम कराने के बाद आज लड़ाई ये है कि पहले बहुत टूरिस्ट वहाँ दिन भर जाता था, पिकनिक मनाता था, बैठता था, फ़ोटो खिंचाता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से उन्होंने वहाँ पर तार बाड़ की हुई है। तार बाड़ करने के साथ एक समय भी निश्चित कर दिया गया कि आप इतने ही एरिया में घूमेंगे और उससे आगे इधर नहीं जाएंगे। हालांकि बीच में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, तो काफ़ी नाराज़गी लोगों में रही थी। तो वो आर्मी के अंतर्गत आता है और आर्मी ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया कि अपना ट्रेनिंग सेंटर उसको बना दिया है। यहाँ ना हम सुनते थे कि जैसे हमने कुछ फिल्मों में देखा कि शूटिंग का एरिया बहुत, कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताऊँ मैं कि एक मतलब एक कहना चाहिए एक बहुत अच्छी जगह ये शूटिंग के लिए है, क्योंकि प्राकृतिक आप खुद भी देख रहे हैं कि कितना सुंदर है। और मैं समझता हूँ कि इतना वन क्षेत्र, इतना जंगल का क्षेत्र सब जो घिरा हुआ है, देवदार है, बांज है और ये सब बुरांस है, चीड़ है, मुझे नहीं लगता किसी और शहर में इतना अभी, क्योंकि ये सब कैंट होने की बदौलत, छावनी की बदौलत इतना बचा हुआ है। तो यहाँ काफ़ी शूटिंग हुई है। जो सबसे पहले यहाँ पर शूटिंग हुई थी 1953 53-54 सन में ये शूटिंग हुई थी, रंगीन रातें। तो रंगीन रातें शम्मी कपूर की पहली फिल्म थी, और उसमें जो चाँद उस्मानी उसमें हीरोइन होती थी उस समय, तो वो पहली शूटिंग थी। उसके बाद शिकार फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई थी, और जो काफ़ी फेमस फिल्म थी धर्मेंद्र की, आपको पता है, आशा पारेख की। उसके बाद शिकार फिल्म की शूटिंग हुई। उसके बाद तो बहुत सारी शूटिंग यहाँ पर हुई। शिकार हनीमून की शूटिंग हुई, और आप लगाइए कि हम किसी से कम नहीं की शूटिंग हुई, बॉबी की शूटिंग हुई, बहुत सारी फिल्मों की। अभी हुकूमत की शूटिंग हुई, कृष्णा फिल्म अभी जो सुभाष घई ने बनाई थी हाल में, उसकी शूटिंग हुई। तो एक लंबी फेहरिस्त है कि बहुत सारी फिल्मों की यहाँ शूटिंग्स हुई। गोल्फ ग्राउंड के तो एक एरिया है ही शूटिंग के लिए, क्या किसी और जगह पे भी शूटिंग होती है? जैसे जब शिकार फिल्म की शूटिंग हुई थी तो यहाँ पे होम फार्म के पास धोबी घाट का एरिया है, जंगल का एरिया, उसमें शूटिंग हुई थी। माल रोड में जो एरिया है काफ़ी पॉश एरिया है और काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है, उसमें शूटिंग हुई। और जो आप देखेंगे चौबटिया से रानीखेत, वो सबसे खूबसूरत एरिया है। अगर आप पैदल भी भ्रमण करेंगे तो अगर आप रानीखेत से चौबटिया जाएंगे तो आप जो प्राकृतिक नज़ारा देखेंगे, आपको जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, और बांज का जंगल है ना, तो उसमें भी काफ़ी शूटिंग हुई है। शिकार की फिल्म है तो वो जगह एक ऐसी है कि एक मोड़ का नाम ही, उसके कई टेक लिए गए, उस जो शूटिंग हुई थी, तो आज भी उस मोड़ को नाम दे दिया गया आशा पारेख मोड़।
तो आशा पारेख मोड़ आज भी उस जगह पे है, तो उसको उसी उस नाम जगह से को तब से आशा पारेख पारेख मोड़ ही कहते हैं। उसमें वहाँ पर जो शूटिंग हुई थी, तो शूटिंग्स तो लगातार चलते रहती हैं। कुछ आर्ट फिल्में भी बनी, अभी हाल में कुछ बनी थी, एक नसीरुद्दीन शाह की जो थी वो फ़ोटो फिल्म थी, आर्ट फिल्म, वो भी बनी। और इस तरीके की कई ऐसी छोटी फिल्में भी बनती रहती हैं और बड़े बैनर की फिल्में भी यहाँ पर काफ़ी बनी हैं। तो एक शूटिंग फिल्म भी मतलब बॉलीवुड को काफ़ी पसंद है ये एरिया। हाँ, रानीखेत इसलिए फेमस है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमने सुना यहाँ चौबटिया गार्डन है, जो एप्पल ऑर्चर्ड है वहाँ, तो हमने कुछ लोगों ने हमें बताया कि वहाँ से जो निकला बीज वो आज हिमाचल में एक बड़ा एप्पल का व्यापार हुआ है, और आज यहाँ की थोड़ी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो उसकी कहानी कैसे शुरू हुई, थोड़ा बता सकते हैं कैसे यहाँ देखिए, ये सब जो था, पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो विलियमसन ट्रूप जो थे, ट्रूप ने ही वहाँ पर जो था वो चाय बागान था। अंग्रेज़ों के समय पर वो चाय बागान था, लेकिन कालांतर में फिर उसको जो है वहाँ पर उद्यान विभाग खोला गया। पहले माल रोड में होता था। ये सब गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी, उसमें गृह मंत्री भी रहे जो, तो ये उनकी देन थी रानीखेत के लिए कि उद्यान निदेशालय बाद में वहाँ खुला। हालांकि पहले यूपी से ही चलता था, जब हम यूपी में थे, बाद में निदेशालय यहाँ खुला। उससे पहले उद्यान गार्डन, जो आप गार्डन की बात कर रहे हैं, तो चौबटिया गार्डन, एप्पल गार्डन रानीखेत की पहचान रहा है। और मिस्टर शाह ने जो सबसे पहले ब्रिटिश समय में जो निदेशक रहे, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। बाद के दिनों में इसको कुछ विभागीय अकर्मण्यता, लापरवाही कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और ख़ासकर जो बार बार इनका निदेशक बदलना, इधर से उधर से डेपुटेशन पे जो निर्देशक लाए, चाहे वन विभाग से उठा लाए, कभी कहीं से उठा लाए, और किसी नीचे स्तर के उद्यान अधिकारी को ऊपर पदोन्नत करके उसको निदेशक ना बनाना, जो जानकार आदमी है, वो सबसे बड़ा फेलियर का जो यहाँ जो कारण रहा है। अभी आपने जो कहा कि यहाँ का बीज जो जाता था, वाकई ये सही बात है कि रानीखेत, डिलीशियस नाम का एक हाँ, उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, तो जो सेब था, रेड एप्पल है, ये डिलीशियस है, ये जो पुरानी प्रजातियाँ थी वो यहाँ से कई जगह गई हैं, और कई जगह वो बहुत अच्छा, उसने मतलब बहुत अच्छा वो विकसित हुई हैं। और हिमाचल आज कहते हैं कि पूरा एप्पल स्टेट ही है, तो अब वहाँ भी ये गई हैं और बहुत जगह गई हैं। लेकिन अभी क्या किया है इन्होंने बीच के दिनों में, जो अभी मैं समझता हूँ कि 15 साल पहले, 20 साल पहले, इन्होंने पूरा गार्डन जो था उजाड़ दिया। एक तरीके से उन पेड़ों को काट के इन्होंने एक नया प्रयोग किया। दरअसल वो बर्बादी का कारण यह है कि हम अभिनव प्रयोग करते रहे, हर बार एक नया प्रयोग। तो मिस्टर गौतम एक कोई आए थे निदेशक, तो उन्होंने हिमाचल से ही आए थे, तो उन्होंने वो सारे पेड़ यहाँ जो थे, हमारे जो पारंपरिक पेड़ थे, जो यहाँ के क्लाइमेट को वो करते थे, सूट करते थे, तो उनको कटवा दिया सारे पेड़ वो गार्डन में, और एक अमेरिकन प्रजाति का, ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के इस तरीके के पेड़ लगाए जो बोंजाई थे, और जिसमें केवल 8 किलो या 7 किलो फल वो देता था एक पेड़। तो कुछ साल वो चले, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का उस तरीके का क्लाइमेट नहीं है, तो फल नहीं दे पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन्हीं कारणों से कुछ विभागीय कर्मण्यता, कुछ सरकारी, क्योंकि सरकारी, आप जानते हो सरकारी संस्थान इसी तरीके से चलते हैं, और अपनी मौत ऐसे ही मरते हैं जब लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर प्राइवेट, जबकि उसके बनस्पत आपको बताऊं मैं, उससे बढ़िया एक गार्डन यहाँ पर अभी ग्रो कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से एक व्यक्ति चला रहे हैं, और उनका गार्डन देखने उद्यान विभाग के अधिकारी तक वहाँ जा रहे हैं कि भाई ये इन्होंने ये क्या चमत्कार कर दिया। तो एक मिस्टर उप्रेती हैं, गोपाल दत्त उप्रेती, तो अभी बिल्लेख में उन्होंने काफ़ी बड़ा अच्छा गार्डन लगाया हुआ है। लेकिन सरकारी, आप समझते हैं कि इतनी अकर्मण्यता है, और आज आप देखेंगे कि सारा का सारा हमारा जो उद्यान निदेशालय था रानीखेत से, उसको देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है, और यहाँ केवल कागजी थोड़े बहुत कार्रवाई के लिए कुछ कर्मचारी बैठाए गए हैं। सारा का सारा काम अधिकारी, चाहे वो निदेशक हों, चाहे उद्यान सचिव हो, सारे काम वहीं से चलते हैं। तो यहाँ देख रेख का अभाव है, और सारा का सारा गार्डन जो काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है, तो पूरी तरीके से कहना चाहिए जो पहचान थी रानीखेत की। और आज टूरिस्ट जाता है तो वहाँ जाके ठगा सा महसूस करता है कि आप हमें कहाँ भेज दिया आपने, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो वहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए मैं नहीं समझता आज है। आज उसको ज़रूरत है कि आज को उसको विकसित करने की है। कोई ऐसी सोच वाली सरकार आए, या कोई इस तरीके के लोग ऊपर बैठे हैं जो सोचें। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जब राज्य बना था 21 साल पहले, कि हम इस उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे इसको विकसित करेंगे, वाला मॉडल लाएंगे हिमाचल प्रदेश का। लेकिन हिमाचल का मॉडल तो यहाँ नहीं आया। उल्टा जो था कि हम जो था वो भी हमने खो दिया। बीच में ये भी आपको बताऊं कि ऐसा भी हुआ कि जो हमारे और भी इस तरीके के दूनागिरी और भी जो उद्यान थे, सरकारी उद्यान थे, उनको भी इन्होंने निजी हाथों में बीच में दे दिया था। तो अब वही होना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चौबटिया को भी इसी तरीके से ये लोग
निजी हाथों में बेच दें या सौंप दें या लीज पे दे दें, ऐसा संभव है। चौबटिया एक उनके बातों से आपको थोड़ा समझ में आया होगा, चौबटिया एक ऐसी जगह है कि आप अगर रानीखेत आएंगे तो पुरानी आदतवश आपको लोग कहेंगे चौबटिया ज़रूर जाना, क्योंकि वो एक एप्पल का ऑर्चर्ड हुआ करता था बहुत सुंदर, जो कि अब अधिकतर काफ़ी लोग हमको बताया कि अब उजड़ चुका है, उस तरीके की बात नहीं रही, अब वो उसका चार्म नहीं बचा हुआ है। एक सर रानीखेत फेमस हुआ करता था सरदोत्सव के लिए, जो ऑटम फेस्टिवल यहाँ होता है, और उसमें बॉलीवुड कलाकार, संगीतकार, बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ करता था, फेमस इस रीजन का, कुमाऊं रीजन का फेस्टिवल रानीखेत का सरदोत्सव। उसके बारे में बताएंगे सर, उसकी क्या शुरुआत हुई, कौन कौन लोग उसमें जुड़े, ये सब कुछ। जी, देखिए रानीखेत कहिए तो एक तरीके से उत्सव धर्मी शहर है, और सारे ही उत्सव यहाँ पर बड़े मतलब आपसी साझेपन के साथ, आपसी मेल मिलाप से, चाहे वो धार्मिक उत्सव हो, चाहे वो ऐतिहासिक जो भी हमारे उत्सव रहे हैं, या इस तरीके के जो उत्सव जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो बड़े होली है, दिवाली, सभी त्यौहार इस तरीके से मनाए जाते रहे हैं। बात आप सरदोत्सव की कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ रानीखेत में सरदोत्सव का अतीत बहुत लंबा है, बहुत पुराना अतीत रहा है। इसकी शुरुआत जो हुई थी अंग्रेज़ों के समय में, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज्य था, उसमें रानीखेत 2 होते थे, ये रानीखेत वीक और रानीखेत 1 सितंबर वीक, तो 2 उत्सव अंग्रेज़ यहाँ पर मनाते थे। हालांकि उस समय सिविलियन यानी कि हम लोगों को, नागरिकों को, ये सारे उत्सव बाहर से देखने, अंदर आने की मनाही थी, और बाहर से ही हम लोग सब खड़े होकर देखते थे, और केवल उनकी जो फैमिलीज़ थी, ब्रिटिशर्स की जो फैमिलीज़ थी, वही केवल उन्हीं के परिवार इसका आनंद ले सकते थे। तो उसमें घुड़दौड़ और जो पोलो, इस तरीके के जो उनके अपने खेल थे, जो विदेशी खेल जो ले अपने साथ लाए थे, तो इस तरीके के खेल होते थे, मनोरंजन के, और भी डांस वगैरह होते थे। तो वो रानीखेत और रानीखेत उत्सव के नाम से ही ये आपको बताऊं कि ये 1936 की बात है, 1936-37 की बता रहा हूँ। तो उस समय ये रानीखेत में होते थे, और रानीखेत वीक के नाम से ही ये उत्सव नैनीताल में भी होता था। सेम उत्सव नैनीताल में भी रानीखेत वीक के नाम से ही होता था। तो ये दोनों जगह ये उत्सव होते थे। उसके बाद कालांतर में ये रहा कि फिर इसको जो था 1948 में नैनीताल में भी नगर पालिका में इसको पारित किया गया एक प्रस्ताव, और इसको सरदोत्सव नाम दिया गया, और साथ साथ रानीखेत में भी इसको सरदोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें नागरिक और प्रशासन का दोनों का अपना परस्पर सहयोग रहता था, और आज भी वो परंपरा आज तक कायम है। तो सरदोत्सव और ग्रीष्मोत्सव, सरदोत्सव शरद ऋतु में होता था, अप्रैल में, 10 दिन का, 15 दिन का, और ग्रीष्मोत्सव जो होता था रानीखेत में, वो गर्मियों के दिनों में, मई जून में होता था। तो ये 2 उत्सव हमेशा सेना के ग्राउंड में, क्योंकि रानीखेत में आप जानते हैं सबसे बड़ा अभाव है खेल मैदान का। यहाँ अपना कोई ना स्टेडियम है, ना कोई खेल मैदान है, इतना पुराना शहर है, और बड़े बड़े नेता यहाँ से दिए हैं, खैर छोड़िए। तो उस सेना के मैदान को हम आज भी मांगते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं, विनय करते हैं, अनुनय विनय के साथ हमें मिलता है। अच्छा अधिकारी आया तो मिल भी जाता तो हम कर लेते हैं, जिस साल नहीं मिलता तो उस साल ब्रेक हो जाता है। तो ये उत्सव सबसे पहले ये लगाइए, इसका उद्घाटन जो था राष्ट्रपति ने किया था, राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। उसके बाद वीवी गिरी ने भी जो रहे हमारे राष्ट्र, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। 1971-73 सन में फिर इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री थी, वो भी इसका उद्घाटन करने आई थी। तो नामी गिरामी जो नामचीन हस्तियां हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, या जो देश के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस उत्सव का उद्घाटन किया है पीछे समय में। और आज भी जब कभी होता है तो उद्घाटन तो यही लोग करते हैं, समापन यही लोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े बड़े लोग रानीखेत आए, लेकिन रानीखेत को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया, विकास अगर हम कहें तो विकास के रूप में। बस केवल ये रहा कि मनोरंजन के उससे ये उत्सव होते हैं। और जैसा आप कह रहे हो कि बॉलीवुड के कलाकार, वाकई काफ़ी बड़े कलाकारों ने यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हों, चाहे संगीत घराने के कोई ऐसा शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार हैं, उनको अभी भी हम लोग आमंत्रित करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव अभी हमने 2019 में मनाया था, तो उसको हम अब पारंपरिक रूप से हम उसको देते हैं। जैसे 15 में हमने जब ये उत्सव मनाया था, हिसालू इसको नाम दिया हमने। तो हिसालू जो हमारा एक फल होता है, यहाँ जंगली फल होता है, तो पारंपरिक, तो उसके नाम से दिया था। अभी हमने इसको फिर अभी मनाया है अभी 19 में, तो इसमें काफ़ी देश के काफ़ी अच्छे कलाकार इसमें हमने बुलाए थे, बॉलीवुड से भी बुलाए थे। तो ये आपसे थोड़ा बहुत मदद इसमें सरकारी मिलती है, और बाकी फिर हम अपने ही खर्चे से, प्रशासन जो यहाँ के जो इन्वेस्टेड होते हैं वो उसके वो होते हैं, सचिव होते हैं, और बाकी डीएम अध्यक्ष होते हैं। बाकी हम लोग हैं जो मैं भी 30 साल से करीब इस शरदोत्सव, ग्रीष्मोत्सव और इस तरीके के उत्सवों से जुड़ा रहा हूँ रानीखेत में। और मैं सांस्कृतिक संयोजक के तौर पे लगातार इस तरीके की टीमों को यहाँ पर बुलाता रहता हूँ, और जो कार्यक्रम होते हैं उनका
जो भी संपन्न कराता रहता हूँ। तो मैं भी इससे जुड़ा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ के, जो सांस्कृतिक और साहित्यिक और इस तरीके की रुचि रखते हैं, शहर के जो लोग हैं या जो स्कूलों के जो अध्यापक हैं, उन लोगों का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। तो ये एक परंपरा बहुत लंबी है जो अंग्रेज़ों के समय से चले आ रही है, लेकिन ब्रेक वही है कि जब आपको मैदान नहीं मिलता है तो उसमें मन महसूस के रह जाना पड़ता है कि बहुत बड़ा अभाव है रानीखेत में खेल मैदान का, कोई स्टेडियम ना होना, कोई खेल मैदान ना होना, और उससे हम कभी भी जो सिविलियन हैं अपना वो उत्सव कर नहीं पाते हैं। जब भी करना होता है तो सीधे उनसे ही पूछना पड़ता है, फिर वो अधिकारी के ऊपर होता है कि वो दे ना दे, क्योंकि उनके भी अपने कई कार्यक्रम वहाँ चलते रहते हैं सेना के। सर अभी एक बर्फ़ जैसे पड़ी अभी यहाँ, तो 3 दिन हमें सुनाई दिया कि रानीखेत में लाइट नहीं रही, जबकि एक छावनी एरिया है, एक जिला बनाने की मांग लंबे समय से रही है। तो एक ऐसे इतने बड़े शहर में 3 दिन तक लाइट न होना अचरज की बात थी। क्या कारण है इसके कि ऐसी स्थिति बन जाती है यहाँ? देखिए, ये हमेशा होता रहा है। अभी जो बर्फ़बारी हुई है 2 दिन की, और ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे अभी वाकई बहुत परेशानी है सभी को आजकल, क्योंकि बिना बिजली के, बिना विद्युत के आजकल किसी का काम नहीं चलता है। मोबाइल भी बैठ जाते हैं चार्ज, तो सब होती है, दिक्कतें थी। इससे पहले 93 में इससे ज़्यादा दिक्कत आई थी। 93 में भी ऐसा ही हाल हुआ था, 1 हफ्ते तक पूरी लाइट चली गई थी शहर की। और पानी भी, क्योंकि आप जानते हो कि जब बर्फ़बारी होती है तो पानी में नल जम जाते हैं, और लाइट नहीं है तो पंपिंग नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ में सिस्टम पंपिंग का ही है कि आपको जो नालों से, जो गधेरे बोलते हैं हम जिनको, पानी के बरसाती नाले, और इनसे ही पंपिंग होती है, तब जाके योजना बनती है पानी की। तो ये सब चीज़ें जब पंपिंग नहीं होती है बिजली की वजह से, पहला कारण तो यही है पानी की समस्या का। और बिजली का जो कारण है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिजली का कारण का है कि अब वो सरकारी विभागों में कर्मचारी बहुत कम हो गए हैं। पहले मैं ही खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि रानीखेत शहर के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि अब सब आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं। तो पहले यहाँ पे 10-15 लाइनमैन होते थे, पूरे लग जाते थे रात दिन। अब क्या है कि सब आउटसोर्सिंग से हैं, तो 2 या 3 यहाँ पर लाइनमैन हैं इतने बड़े सिटी के अंदर, या मतलब कहिए इतने पूरे हिल स्टेशन के अंदर 2 लाइनमैन ने पूरा देखना है। तो कारण ये रहता है कि बहुत सारी प्राकृतिक इस तरीके की जो आपदा भी आ जाती है। जैसे अभी जो कारण रहा, जैसे कई जगहों पर पेड़ गिर गए टूट के बर्फ़ में, तो कई जगहों पर पेड़ गिरने से फिर उन पेड़ों को काटा गया, उन डालियों को काटा गया जो तारों के ऊपर आ गई थी। तो काम तो जटिल है ही, वो जो विभागीय काम है, और उसके साथ साथ जो मैन पावर नहीं है उनके पास, 2 या 3 लाइनमैन होना, और वो भी आउटसोर्सिंग से। आप जानते हैं वो कैसा काम कितना मेहनत से कर सकते हैं। पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले विभागीय कर्मचारी होते थे लाइनमैन, तो एक ये बहुत बड़ा विभागीय कारण है, मतलब जो मैं समझता हूँ। जी, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रानीखेत शहर के बारे में बताया। थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा, अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि किसी शहर की विरासत वो कितना पुराना है, उसमें कितने बदलाव हुए। एक आर्मी का रंग है यहाँ, एक सेना का रंग है, छावनी एरिया है जिसकी अपनी अलग पहचान है, एक शहर है छोटा सा जहाँ 150 साल पुराने घर हैं, एक पूरी पर्वत श्रृंखला दिखती है जो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक फैली हुई है। आपको नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल की पीक्स, ये सब यहाँ से दिखाई देती है। सरदोत्सव जैसा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, एक बहुत एट्रैक्टिव टूरिस्ट रीजन है। यहाँ की कल्चरल इम्पोर्टेंस इस पूरे एरिया कुमाऊं के रीजन में कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि रानीखेत की कल्चरल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों की भी समझ इस बातचीत से रानीखेत के प्रति। इस एक सवाल मैं पूछना भूल गया, सर इसका रानीखेत नाम कैसे पड़ा? देखिए, रानीखेत नाम के पीछे इसमें एक प्रचलित किंवदंती है कि यहाँ पर कहते हैं कि जो पहले आप जानते हैं ना, यहाँ कुमाऊं में जो था राजा सुधार देव थे। पहले चंद वंश और कत्यूर वंश होता था, तो कत्यूर वंश के जो राजा थे सुधार देव, तो उनकी जो रानी थी पद्मिनी, तो उनको ये क्षेत्र बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो था ही, तो उनको काफ़ी भाता था। तो अक्सर यहाँ पे अपनी सैरगाह के लिए, यहाँ अपना समय बिताने के लिए जो रानी पद्मिनी थी तो रानीखेत आया करती थी। और बताते हैं कि जो अभी आज का रानीखेत क्लब है उसके आसपास और इधर का जो एरिया है, तो यहाँ अपना समय बिताती थी, बैठती थी अपने और साथ में। तो पद्मिनी के नाम से, जो राजा सुधारदेव की पत्नी थी पद्मिनी, उन्हीं के नाम से, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत प्रिय था उनको, तो इस क्षेत्र को रानी क्षेत्र नाम दिया। तो रानी क्षेत्र से फिर वो अपभ्रंश हो गया, रानीखेत हो गया, ये हो गया। तो सर का शुक्रिया अदा दोबारा करते हुए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये बहुत लंबी हिस्ट्री जो कि राजाओं का यहाँ शासन रहा है, गोरखाओं की, अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ हुई हैं,
यहाँ छावनी एरिया है। इसी तरह की और पहाड़ों में कैसी जगहें होती हैं, उनकी क्या स्टोरीज होती है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।